नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे विज्ञान विषय से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं। टेट सुपर टेट परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम होगा इस क्लास के माध्यम से आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं विज्ञान विषय से पहला प्रश्न क्या कहता है। पहले प्रश्न की हम बात करें, किसे यातायात प्रबंधक कहते हैं? कौन है यातायात प्रबंधक? ऑप्शन ए आमाशय, ऑप्शन बी गोल्जिकाय, ऑप्शन सी ऊतक, ऑप्शन डी हरित लवक। ऊतक की बात करें तो ऊतक ऐसे लिखा जाता है, ऊ बनेगा। तो किसे यातायात प्रबंधक कहते हैं? तो यातायात प्रबंधक का मतलब है यानी कि चलने का काम कौन करता है। तो ये क्या है, हमारे गोल्जी का है, इसी को कहते हैं गोल्जी बॉडी। क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी। सिस फेस, ये क्या है, इसका सिस फेस है, ये इसके सिस फेस हैं। ये देखें, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, इसके वाहन, वही कहते हैं वाहन है, चलने वाले। तो इसलिए इसे यातायात कहते हैं। क्या कहते हैं? यातायात प्रबंधक। ये सिस्टर्नी, ये ट्रांस भाग है इसका। क्या है? ट्रांस भाग है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है गोल्जी का, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, केंद्र की खोज किसने की थी? तो केंद्र की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए स्वान, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी अल्टमैन, ऑप्शन डी डुबे। तो कोशिका के अंदर, हम कोशिका की बात करें तो कोशिका के अंदर ये बाहरी परत जो होती है वो क्या कहलाती है? कोशिका झिल्ली। अभी हमने जो बात की थी गोल्जी का है, तो ये क्या हमारी गोल्जी का है? क्या ये हमारी गोल्जी का है? ये हमारे होते हैं सेंट्रोसोम। क्या? सेंट्रोसोम। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली। अभी ये क्या है? केंद्रिका। ये हमारा क्या है? केंद्रक। क्या है ये? केंद्रक। ये केंद्रक क्या है? झिल्ली है, इसके आसपास की क्या है? झिल्ली। केंद्रक छिद्र, ये केंद्रक छिद्र है और इसके बराबर से क्या होती है? केंद्रक झिल्ली, इसके चारों ओर जो होती है ये हमारे क्या है? राइबोसोम। क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। ये राइबोसोम इसमें होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दानेदार अंतःप्रद्रवी जालिका। ये क्रेमेटिन क्या होती है? क्रेमेटिन की बनी होती है इसकी जालिका। और केंद्रक द्रव्य, इस केंद्र के अंदर द्रव्य भरा हुआ होता है, उसे कहते हैं केंद्रक द्रव्य। एक होती है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, एक होती है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका। ये हमारी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा का विद्युत क्रय, ये क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल को, ये क्या हमारा? कोशिका द्रव्य। और कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा हुआ होता है चिपचिपा, इसे कहते हैं मैट्रिक्स, इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। तो केंद्रक की खोज करने वाला व्यक्ति कौन थे? वो थे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, रॉबर्ट ब्राउन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगले क्वेश्चन की हम बात करें, कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए प्रोकैरियोटिक, ऑप्शन बी यूकैरियोटिक, ऑप्शन सी दोनों प्रकार की, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका की अगर हम बात करें तो कोशिका दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दो प्रकार की होती हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए लेवोसियर, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन, हुक की जगह पर क्या है? ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, और ऑप्शन डी ट्रेविनियस, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक या लेवोसियर। तो कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक। ये आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये इमेज किसकी है? रॉबर्ट हुक की इमेज है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी माइकोलॉजी, ऑप्शन सी एंटमोलॉजी, ऑप्शन डी फाइकोलॉजी। तो ये हमारी कौन सी कोशिका है? एनिमल सेल।
एनिमल सेल, जंतु कोशिका। ये हमारी कौन सी है? प्लांट सेल, प्लांट सेल। तो कोशिका का जो अध्ययन कोशिका का जो अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी डी वागरली, ऑप्शन सी डी वागरली, ऑप्शन डी लीनियस। तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण की बात करें, मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था, मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। डार्विन ने जो सिद्धांत दिया था उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है लीनियस साहब, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आधुनिक वर्गीकरण के पिता जो कहे जाते हैं वो हैं लीनियस, लीनियस। आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये इमेज जो है वो लीनियस साहब की है। किसकी है? लीनियस की इमेज है। इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ट्रिबनियस, ऑप्शन बी प्लूटो, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी अरस्तु। तो जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अगर जंतु विज्ञान की हम बात करें, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अरस्तु। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये ज्ञान के सम्राट कहे जाते हैं। कौन? अरस्तु। अरस्तु ज्ञान के सम्राट कहे जाते हैं। आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये किसकी इमेज है? तो ये अरस्तु की, अरस्तु साहब की इमेज है। किसकी इमेज है? अरस्तु जी की। तो इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए सिलाइडेन एवं स्वान, ऑप्शन बी हुक एवं कुक, ऑप्शन सी लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग किया था वो एक महोदय थे, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क और ट्रेविरेनस। इन्होंने जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का पहले प्रयोग किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए काइमोलिन, ऑप्शन बी टाइलिन, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन, ऑप्शन डी पेप्सिन। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में एंजाइम टाइलिन होता है। कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन होता है, जिसे पित्यालिन भी कहा जाता है, जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह में शुरू हो जाता है और भोजन जो मुंह में पचा हुआ भोजन होता है उसे बोलस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बोलस, बोलस कहा जाता है। मुंह में पचे हुए भोजन को बोलस कहते हैं। और लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? अब ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका प्रयोग करेगी प्रायः? तो ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी वसा का, ऑप्शन सी ग्लूकोज का, ऑप्शन डी अमीनो अम्ल का। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए तुरंत ऊर्जा देने वाला स्रोत कौन सा है? तुरंत ऊर्जा देने वाला स्रोत तो वो है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होगी? कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, मिठास। कार्बोहाइड्रेट का मतलब बोले तो मिठास, और मिठास किस में होती है? शहद वगैरह में। इसमें शहद में। ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये मिठास, यानी कि मीठी चीज़ है, मीठी चीज़ है। तो मीठी चीज़ में क्या होता है? जैसे बिस्किट है, शहद है, ये क्या है? शहद है। तो शहद के अंदर क्या होगा? ग्लूकोज होगा। मीठी चीज़ों के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज क्या है? तुरंत ऊर्जा देने वाला स्रोत है। आपने देखा होगा व्यक्ति कोमा में होता है
जब व्यक्ति कोमा में होगा तो उसके लिए ग्लूकोज के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि उसकी बॉडी को एनर्जी मिलती रहे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, ग्लूकोज, ग्लूकोज। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है। मानव के अंदर बुद्धि और चतुराई किसके द्वारा आती है, जिस व्यक्ति का ऐसा कौन सा अंग है जो अच्छा होगा तो उसके अंदर बुद्धि और चतुराई ज़्यादा होगी। तो कौन सा है, ऑप्शन ए स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन बी सेरेब्रम, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी सेरिबेलम। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, जैसे हम बात करें इसकी, ये ब्रेन है, ये हमारा क्या है, कॉर्पस कॉलेसम, ये क्या है, ये वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल्स, ये मिड ब्रेन। हम बात करें सेरेबेलम की, ये हमारा क्या, सेरेबेलम, क्या है ये हमारा सेरेबेलम, ये हमारा सेरेबेलम है। अब हम बात करें सेरेबेलम की, तो सेरेबेलम ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या हमारा सेरेबेलम, यह मस्तिष्क का एक भाग है सेरेबेलम, ये हमारा सेरेबेलम है, सेरेबेलम। अगले हम बात करें जिसकी किसकी, ये है पोन्स बोराली, ये हमारी पोन्स बोराली है, क्या है, पोन्स बोराली। और ये हमारा मेड्यूला ओब्लांगेटा। अब होता क्या है कि मनुष्य के अंदर बुद्धि और चतुराई आती किसके माध्यम से है, हाइपोथैलेमस करता है ताप नियंत्रण का कार्य, बुद्धि और चतुराई के लिए जाना जाता है वो है सेरेबेलम। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, सेरेबेलम। मस्तिष्क में ये होता है भाग सेरेबेलम का। सेरेबेलम किस काम में आता है, तो सेरेबेलम मनुष्य के अंदर बुद्धि और चतुराई के लिए जाना जाता है, सेरेबेलम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अगले भाग पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी टहनी, ऑप्शन सी रंध्र, ऑप्शन डी जड़। तो किसके द्वारा होता है, ये आप पत्तियां देख रहे हैं, क्या है पत्तियां, तो इस पे जो आप छिद्र देख रहे हैं ये क्या, हरित लवक, ये क्या हमारे इस पे हरित लवक, क्या है हरित लवक। और ये इसके अंदर ये रंध्र छिद्र हैं, क्या है इसके रंध्र छिद्र, इन्हीं को ही क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। और इसके ये क्या है, द्वार कोशिका है, ये क्या है इसकी द्वार कोशिका क्या कहलाती है, द्वार कोशिका। तो पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होगा वो छिद्रों के माध्यम से होगा। तो छिद्र कौन से होते हैं, जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं अगर वैसे देखें तो, लेकिन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। तो जो रंध्र होते हैं इनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, रंध्रों के द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी न्यूक्लियोलस, ऑप्शन डी गोल्गी का है। कोशिका का द्वारपाल किसे कहा जाता है, तो कोशिका के द्वारपाल या उसको कहते हैं हम, या प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, ऊर्जा पावर हाउस किसे कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है पावर हाउस, प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम। तो पावर हाउस किसे कहा जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का आप चित्र देख पा रहे हैं, क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऊर्जा बनती है, क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। जब ऊर्जा बनती है तो कितने एटीपी अणुओं बनती हैं, तो 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। तो इसलिए कोशिका का जो ऊर्जा गृह है या पावर हाउस है उसे कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती हैं। mtRNA यानी कि मैसेंजर, जो डीएनए होता है मैसेंजर भेजने वाला, डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिकम। इसके अंदर होता है मैट्रिक्स भरा हुआ, ये मैट्रिक्स है द्रव, ये क्या है इसके अंदर मैट्रिक्स। इनर मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, अंतरजालिका, ये अंदर वाली जालिका है इसके अंदर। एक होती है इनर मेम्ब्रेन स्पेस, ये बाहरी झिल्ली है, ये क्या आउटर मेम्ब्रेन यानी कि बाहरी झिल्ली, और ये भीतरी झिल्ली। तो इसके बीच में क्या होती है, खाली जगह होती है, इसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, खाली जगह। एटीपी बनती है, तो एटीपी क्या 38 एटीपी बनती हैं, इसी से क्या बनती है, एनर्जी बनती है, क्या बनती है, एनर्जी। तो
ऊर्जा का पावर हाउस या विद्युत ग्रह या ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम और ऑप्शन डी गोल्गी का। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की हम बात करें तो राइबोसोम के अंदर होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ये क्या है? न्यूक्लियस, केंद्रक। ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस। अब हम बात करें राइबोसोम की, तो ये हम देख पा रहे हैं ये राइबोसोम की इमेज है। क्या है? राइबोसोम। और राइबोसोम को ही कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका के अंदर राइबोसोम के अंदर ही होता है। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्यी जालिका, अंतःप्रद्रव्यी जालिका। ये आप देख पा रहे हैं, ये इमेज जो है, ये वाली इमेज, ये किसकी है? राइबोसोम की इमेज है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन, अभी हमने आपसे बात की थी कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन जो कहलाता है साइटोलॉजी। तो इसी प्रकार से फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एंथोलॉजी, ऑप्शन बी एग्रेस्टोलॉजी, ऑप्शन सी पोमोलॉजी, ऑप्शन डी फिनोलॉजी। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? अब फल से लोग डिरेक्ट पे जाएंगे किस पे? फिनो पे। तो ये हो जाएगा आपका गलत भैया। किस पे? गलत हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं ये फल हैं, कई तरह विभिन्न प्रकार के फलों की क्या है? इमेज है। इनका सबका अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, पोमोलॉजी। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ड्रोसोरा किस प्रजाति का पौधा है? तो ड्रोसोरा किस प्रजाति का पौधा है? ऑप्शन ए शाकाहारी, ऑप्शन बी स्वपोषी, ऑप्शन बी स्वपोषी, ऑप्शन सी कीटभक्षी, ऑप्शन डी परपोषी। तो ड्रोसोरा किस प्रजाति का पौधा है? तो ये आप देख पा रहे हैं इमेज किसकी है? ये ड्रोसोरा के पौधे की इमेज है। ड्रोसोरा का पौधा है। ये किस प्रकार का पौधा है? तो ये कीटभक्षी पौधा है। कैसा पौधा है? कीटभक्षी। एक होता है निफेंथिस पौधा, तो इसकी भी प्रजाति कैसी होती है? ये भी कीटभक्षी पौधा है। निफेंथिस और ड्रोसोरा दोनों पौधे कैसे हैं? ये कीटभक्षी पौधे हैं। कैसे पौधे हैं? कीटभक्षी पौधे हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एड्रिनल को किस हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो एड्रिनल को किस हार्मोन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गतिमान हार्मोन, ऑप्शन बी ऊर्जा हार्मोन, ऑप्शन सी जीवन रक्षक हार्मोन, ऑप्शन डी मास्टर हार्मोन। गतिमान हार्मोन, ऊर्जा हार्मोन, जीवन रक्षक हार्मोन, मास्टर हार्मोन। तो एड्रिनल को किस हार्मोन के नाम से जाना जाता है? इसका अन्य नाम क्या है? ये है एड्रिनल ग्लैंड। ये किडनी के, जो किडनी होती है, जो गुर्दे होती हैं, किडनी, तो किडनी, ये है किडनी। क्या है? ये किडनी। और किडनी के ऊपरी साइड में ये क्या होती है? एड्रिनल ग्रंथि होती है। एड्रिनल ग्रंथि, कौन सी एड्रिनल ग्रंथि? ये है। ये क्या है? एड्रिनल ग्लैंड होती है। इस एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, ये गुर्दे के ऊपर होती है। किसके? गुर्दे के ऊपर। इससे एक हार्मोन निकलता है, इस हार्मोन को कहते हैं एड्रिनल हार्मोन। इसी का अन्य नाम है जीवन रक्षक हार्मोन। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, जीवन रक्षक हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो एड्रिनल, यानी कि एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। इसी को एड्रिनल हार्मोन कहते हैं, इसी को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। ये कहाँ होता है? तो ये किडनी के ऊपरी साइड में होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व में मसालों के घर के नाम से जाना जाता है। अब विश्व की बात करें, ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी भारत। तो विश्व में मसालों के घर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, भारत को। भारत को मसालों का घर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मसालों का घर है केरल। अब केरल किसके अंदर आता है? केरल आता है भारत के अंदर। इसलिए जब ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे हम, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, भारत। मसालों का घर कहा जाता है या मसालों का बगीचा कहा जाता है किसको? केरल को। अब केरल ऑप्शन में है नहीं,
तो केरल किसके माध्यम से जाएंगे हम, भारत के अकॉर्डिंग, यानी केरल के लिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। विश्व में मसालों के घर के नाम से जाना जाता है कौन, भारत। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। विभिन्न प्रकार के मसाले आप देख पा रहे होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली का नाम क्या है। तो भारत में सबसे बड़ी पाई जाने वाली मछली का क्या नाम है। ऑप्शन ए मुल्लेट, ऑप्शन बी व्हेल शार्क मछली, ऑप्शन सी मुल्लेट, ये डबल हो गया, ऑप्शन डी हिल्सा भिंग। तो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली का क्या नाम है। तो वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, व्हेल शार्क मछली। ये क्या है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। कैसी, इमेज के अंदर ये क्या है, व्हेल शार्क मछली है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी पित्ताशय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो दूसरी ग्रंथि की बात करें, ये हमारा क्या, अग्नाशय, पैनक्रियाज कहते हैं इंग्लिश के अंदर, और पाचन तंत्र। तो पैनक्रियाज, पाचन तंत्र, पेट से आने वाला जो एसिड होता है, पित्त और पाचन एंजाइम भोजन में मिलने के लिए अग्नाशय वाहिनियों से होकर ग्रहणी वाहिनी तक पहुँचते हैं। तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, वो है पैनक्रियाज। क्या है, पैनक्रियाज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इमेज के अंदर कि पैनक्रियाज की इमेज कौन सी है, ये क्या हमारा पैनक्रियाज, ये क्या है, ये पैनक्रियाज है। क्या है, पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज। तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की पहली सबसे बड़ी ग्रंथि वो है यकृत ए लीवर। क्या है, यकृत ए लीवर। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि तो वो है पैनक्रियाज। ऑप्शन ए अग्नाशय। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खाना पचाने में उपयोग किए जाने वाला अम्ल कौन सा है। तो खाना पचाने में जो अम्ल उपयोग किया जाता है उस अम्ल का क्या नाम है। ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन डी सिट्रिक अम्ल। तो खाना पचाने में कौन सा अम्ल उपयोग में आता है। इधर देखें स्टेटमेंट क्या कहता है, आमाशय की भित्ति में पाए जाने वाली ग्रंथियों के स्राव में मुख्यतः एंजाइम, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। इससे मुख्य प्रोटीन का पाचन होता है। HCl के द्वारा भोजन के हानिकारक सूक्ष्म जीवों का विनाश होता है। HCl भोजन को सड़ने से बचाता है। अब HCl जो होता है हमारा वो आमाशय है, आमाशय यानी कि पेट, यानी कि आमाशय से निकलता है कौन सा, HCl। उसकी भीतरी दीवारें जो होती हैं उस पर क्या होता है, HCl। और HCl से क्या होता है कि जो भोजन सड़ने से बचता है किसके माध्यम से, HCl के माध्यम से। ये खाना पचाने में उपयोग आता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए HCl। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इन्फ्लुएंजा रोग होता है। तो इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए जीवाणु द्वारा, ऑप्शन बी शैवाल द्वारा, ऑप्शन बी शैवाल द्वारा, ऑप्शन सी कवक द्वारा और ऑप्शन डी विषाणु द्वारा। तो बताइए इन्फ्लुएंजा रोग किसके द्वारा होता है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये क्या है, इमेज है, ये किसकी इमेज है, ये वायरस, किसकी इमेज है, वायरस की, वायरस। तो इन्फ्लुएंजा रोग जो है वो विषाणु वायरस से होने वाला रोग है, इन्फ्लुएंजा। अब इन्फ्लुएंजा रोग किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि तना काट कर कौन सी फसल जो होती है वो उगाई जाती है। ऑप्शन ए लीची की, ऑप्शन बी गन्ना की, ऑप्शन सी कपास की, ऑप्शन डी केला की। तो तना की हम बात करें तो जो गन्ने की जो फसल होती है, गन्ना जो उगाया जाता है वो गन्ने को काट कर उसके तने को काट कर उगाया जाता है, उसको लगाया जाता है, फिर वो क्या बन जाता है, एक पौधा तैयार हो जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है गन्ना। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं ये क्या है, ईख कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, ये गन्ने हैं, क्या हैं, गन्ने।
चलते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। नेक्स्ट, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? जो सुगंधित पुष्प होते हैं उनमें परागण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी कीट, ऑप्शन डी पक्षी। तो सुगंधित पुष्प जो होते हैं उनमें परागण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? कीट पतंगों के द्वारा, जैसे तितली, चींटी, मक्खी, टिड्डी, मकड़ी, कनखजूरा, काकरोच, जुगनू, मच्छर, ये सब क्या है? कीट पतंगे। क्या है? कीट पतंगे। अभी एक पौधा है सुगंधित पुष्प, और ये भी दूसरा सुगंधित पुष्प है। अब इस पे जो तितली है इस पे बैठेगी और इस पे बैठने के बाद इस पे जाएगी, तो परागण किसके द्वारा होगा? कीटों के द्वारा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। कीटों के द्वारा सुगंधित पुष्पों में जो परागण होता है वो कीटों के द्वारा होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नारियल का खाने योग्य भाग होता है? ऑप्शन ए फलवित्ती, ऑप्शन बी भ्रूणपोष, ऑप्शन सी पूर्ण बीज, ऑप्शन डी बीजा आवरण। तो फलवित्ती की बात करें तो फलवित्ती, ये देख रहे हैं आप, नारियल का क्या है? नारियल का पौधा। तो ये नारियल है, तो नारियल का जो होता है आवरण, जो बाह्य आवरण है नारियल का, क्या है? बाह्य आवरण। तो बीज आवरण, तो ये तो खाया नहीं जाएगा, बीज आवरण भी नहीं होगा। पूर्ण बीज, पूरा बीज नहीं खा सकते क्योंकि इस पर क्या है? ये कठोर होता है, ये भाग क्या होता है? कठोर होता है इसका। फलभित्ती इसके अंदर वाली जो फलभित्ती होती है। तो पूर्ण बीज, भ्रूणपोष, नारियल का जो खाने योग्य भाग होता है वो क्या होता है? भ्रूणपोष। ये भ्रूणपोष है। क्या है ये? भ्रूणपोष। जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाला, ये भाग क्या होता है? भ्रूणपोष। इसे भाग को खाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? कौन सा जंतु है जिसकी आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? मोनेरा, पैरामीशियम, कवक या इनमें से कोई नहीं। तो चप्पल के समान जो आकृति होती है, ऑप्शन ए मोनेरा, ऑप्शन बी पैरामीशियम, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये किसकी इमेज है? तो ये पैरामीशियम की इमेज है। किसकी है? पैरामीशियम। तो पैरामीशियम की हम बात करें, पैरामीशियम कैसे होता है? एक चप्पल के समान होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चप्पल के समान किसकी आकृति होती है? तो पैरामीशियम की आकृति जो है वो चप्पल के समान होती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन सी उपकोशिका, ऑप्शन डी नाभिक कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका होती है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका वो होती है तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है तंत्रिका कोशिका। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये क्या है? तंत्रिका कोशिका का चित्र है। ये होती हैं नील्स कण होती हैं। ये होती हैं डेंड्रॉन। क्या होती हैं? ये डेंड्रॉन, डेंड्राइट। ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? डेंड्राइट। ये डेंड्रॉन होती हैं। क्या होती हैं? डेंड्रॉन। ये साइटोन। क्या होती हैं इसके पास में? ये क्या कहलाती है? साइटोन। ये एक्सोन कहलाती हैं। तंत्रिकाक्ष क्या कहलाती हैं? तंत्रिकाक्ष। ये पेशी हैं इसकी। क्या है ये? पेशी। क्या है? पेशी। तो मानव शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगले क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन डी फॉर्मिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब हम बात करें अंगूर की, तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर और इमली ये भी खट्टे हैं, लेकिन इनके अंदर टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। टार्टरिक अम्ल अंगूर और इमली में पाया जाता है। इमली और अंगूर, इनमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये लोमड़ी है। लोमड़ी बताती है कि अंगूर खट्टे हैं जब हाथ नहीं आते हैं तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होती है? तो हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं और मांसपेशियों में
कौन सा अम्ल इकट्ठा हो जाता है, उसके कारण हमें थकान सी महसूस होती है। तो ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन सी फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन डी टार्ट्रिक अम्ल। तो आप देखें स्टेटमेंट, दूध निर्जलीकरण और कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों के लिए तरल पदार्थ भी प्रदान करता है, जो मनोरंजक व्यायाम करने वालों और अभिजात वर्ग के एथलीटों को समान रूप से जोरदार गतिविधि के बाद बदलने की आवश्यकता होती है। दूध ने रक्त में लैक्टिक एसिड के स्तर को कम करने में मदद की है। दूध जो होता है वो रक्त के अंदर दूध पीने से जो लैक्टिक एसिड जो जम जाता है अम्ल, वो क्या होता है, वो कम होता है। यौगिक जो व्यायाम के बाद कठोरता का कारण बनता है, जब व्यायाम के बाद क्या होगा, यौगिक कठोरता का कारण बनेगा। तो लैक्टिक अम्ल हमारा क्या हो जाता है, जम जाता है। जब लैक्टिक अम्ल जम जाएगा मांसपेशियों में तो हमें थकान महसूस होती है या थकावट महसूस होती है। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सेक्सिकॉल्स, ऑप्शन बी पेरिकॉल्स, ऑप्शन सी कार्टिकॉल्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं। देख रहे हैं आप, ये वृक्ष है, क्या है, ये बहुत पुराना वृक्ष है और इनकी वृक्षों की जो छाल है उस पर ये उगे हुए हैं। इस पर क्या है, ये उगे हुए हैं। इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं कार्टिकॉल्स। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, कार्टिकॉल्स कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी बटुक ग्रंथि, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन डी एंड्रिनल ग्लैंड, एंड्रिनल ग्लैंड। तो किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये ब्रेन का इमेज है, क्या है, ये सेरेब्रम, क्या है, ये सेरेब्रम। और सेरेब्रम किस काम में आता है, चतुराई के लिए जाना जाता है। ये हमारा क्या है, हाइपोथैलेमस, क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किस काम में आता है, ताप नियंत्रण के काम में आता है। ये ब्रेन स्टेम है। ये क्या है, सेरेबेलम, सेरेबेलम, ये सेरेबेलम है, सेरेबेलम का भाग है। आप देख पा रहे हैं ये मटर के दाने के समान जो है, ये बिंदी, ये मटर के दाने के समान, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, इसी को कहते हैं पीयूष ग्रंथि और इसी को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। ये मस्तिष्क के अंदर होती है और मटर के दाने के समान होती है। तो किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो क्वेश्चन थे अच्छे लगे होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।